Welcome to my channel. Today we will discuss about drugs acting on autonomic nervous system. वो ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर अपने इफ़ेक्ट्स शो करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास वो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है उन ड्रग्स की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं। अब हमारे पास जो ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं उनको हमने फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है कैटेगरीज में। पहला है हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज सिम्पैथोलाइटिक्स। सेम जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ड्रग्स एक्ट कर रही हैं उनको भी हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड द अदर वन इज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो हम स्टार्ट लेते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स से। सिम्पैथोमिमेटिक्स को हम तीन जो है ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं और उनके हमने फर्दर क्लासेस बनाई हुई हैं। सिम्पैथोमिमेटिक्स हमारे पास जो है डायरेक्ट एक्टिंग है, मिक्स्ड एक्टिंग है एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग की अपनी जो है तीन कैटेगरीज हैं, इसी तरह इनडायरेक्ट की भी तीन कैटेगरीज हैं। जबकि जो मिक्स्ड एक्टिंग है उसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं जिसे हम कहते हैं एफिड्रीन एंड स्यूडो एफिड्रीन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। पहली है हमारे पास वो ड्रग्स जो अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं, दोनों पे उनका एक्शन है। सेकंड वो कैटेगरी है जो जस्ट अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है और थर्ड वो कैटेगरी है ड्रग्स की जो जस्ट बीटा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स को भी हमने थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। पहली हमारे पास हैं वो ड्रग्स जो रीअपटेक मैकेनिज़्म को ब्लॉक करती हैं जिसमें हमारे पास तमाम ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आती हैं। सेकंड वो कैटेगरी है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, वो है हमारे पास परगाइलिन एंड ट्रेनाइल इप्रामीन। जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल से, मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से जो है एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस इंक्रीज़ करती हैं। उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एम्फेटामीन एंड टायरामीन। और वो ड्रग्स जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पर एक्ट करती हैं उस पर हमारे पास आती हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। जिसमें से जो डोपामीन है वो हमारे पास नॉर्मल डोजेज़ में जो है अमूमन बीटा वन पे ज़्यादा एक्ट करता है और जब हम डोपामीन की डोज इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो अल्फ़ा वन पे भी अपने एक्शंस शो करता है। फिर हमारे पास आती हैं एगोनिस्ट ऑन अल्फ़ा रिसेप्टर्स, या वो ड्रग जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही थी एज अ सिम्पैथोमिमेटिक। इनको हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिव भी हो सकती हैं एंड नॉन सेलेक्टिव भी हो सकती हैं। नॉन सेलेक्टिव मीन्स वो ड्रग्स जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों रिसेप्टर्स पे एज अ एगोनिस्ट काम कर रही हैं। उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो हैं ऑक्सीमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन। देन जो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो ड्रग्स जो जस्ट अल्फ़ा वन रिसेप्टर पर एक्ट कर रही हैं और वो ड्रग्स जो जस्ट अल्फ़ा टू रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही हैं। इसमें हमारे पास वो ड्रग्स जो सिर्फ अल्फ़ा वन रिसेप्टर पर एज अ मिमेटिक या एज अ एगोनिस्ट एक्ट करती हैं वो हैं हमारे पास फिनाइल एफिरीन एंड मिथॉक्सामीन। जबकि वो ड्रग्स जो अल्फ़ा टू रिसेप्टर्स पर जस्ट एक्ट करती हैं उनमें हमारे पास आता है क्लोनिडीन एंड रेमिफिडीन। ये हमारे पास जस्ट अल्फ़ा टू पर एक्ट कर रही हैं।
अल्फ़ा रिसेप्टर्स के मिमेटिक्स के बाद हमारे पास हैं दूसरे बीटा रिसेप्टर्स के मिमेटिक्स या एगोनिस्ट। वो भी हमारे पास सेम सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव कैटेगरीज़ में है। हमारे पास जो नॉन सेलेक्टिव है वो हमारे पास जो सबसे कॉमनली यूज ड्रग है वो हमारे पास क्या है, आइसोप्रोटेरिनोल। आइसोप्रोटेरिनोल जो है वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर एज अ मिमेटिक काम करती है। जबकि जो सिलेक्टिव है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो बीटा 1 पर एक्ट करती हैं वो है डोब्यूटामीन एंड प्रिनाल्टिरोल। एंड जो सिर्फ बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं वो है हमारे पास साल्ब्यूटामोल एंड जिसे हम अल्ब्यूटिरोल भी कहते हैं। ये होगी हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे सिम्पैथोमिमेटिक्स की। इसके बाद हम जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे आफ्टर क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स के बाद जो कैटेगरी आएगी वो है हमारे पास सिम्पैथोलाइटिक्स की। अब हमारे पास आती है सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स को हम जो है ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारे पास एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। इन दोनों को हमने तीन तीन सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हमने सेम सिम्पैथोमिमेटिक्स की तरह उस जो है तीन कैटेगरीज में किया है। पहली कैटेगरीज है हमारे पास वो ड्रग्स जो अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। सेकंड वो ड्रग्स जो जस्ट अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। और थर्ड वो ड्रग्स जो जस्ट बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। फिर हमारे पास आते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स को हमने तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। पहली कैटेगरी है हमारे पास वो ड्रग्स जो प्रिवेंट करती हैं नॉर एपिनेफ्रीन के रिलीज़ को, जिसमें हमारे पास गोनाड्रिल एंड गोनाथिडीन आते हैं। सेकंड हमारे पास हैं वो ड्रग्स जो नॉर एपिनेफ्रीन के स्टोरेज को इनहिबिट करती हैं विद इन दी न्यूरॉन्स, तो वो हैं हमारे पास रेसरपेन। थर्ड हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं नॉर एपिनेफ्रीन के रिलीज़ के साथ कि वो न्यूरॉन से जो है वो रिलीज़ ना हो सके। उसमें हमारे पास आती हैं ड्रग्स अल्फ़ा मिथाइल डोपा एंड मिथाइल टायरोसिन। हमारे पास जो एंटागोनिस्ट हैं जो अल्फ़ा बीटा दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, उसमें जो हमारे पास मेन ड्रग है वो है लेबिटालोल। हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है एंटागोनिस्ट ऑफ या सिम्पैथोलाइटिक्स, वो है हमारे पास जो है एंटागोनिस्ट ऑन अल्फ़ा रिसेप्टर्स। इनको हमने सेम सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव में कैटेगराइज्ड किया है। नॉन सेलेक्टिव में वो ड्रग्स आती हैं जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसमें है हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फिनटालअमीन। जो सेलेक्टिव है हमारे पास, उसमें हमारे पास आती हैं पहली कैटेगरी अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स आते हैं और दूसरी हमारे पास अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स आते हैं। अल्फ़ा 1 में हमारे पास जो है वो प्राजोसिन ट्राजोसिन है, जबकि अल्फ़ा 2 में हमारे पास टोलाजोलिन है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। ये भी सेम सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास प्रोप्रानोलोल टिमोलोल वगैरह आते हैं, जिसमें सोटालोल भी एडिड है। जबकि जो सिलेक्टिव है उसमें हमारे पास बीटा 1 ब्लॉकर्स में एटिनोलोल मेटोप्रोलोल और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। जो बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं उसमें हमारे पास जो है बिटॉक्सामीन एक आती है और भी बहुत सी ड्रग्स हैं, लेकिन जो मेन है वो ये हैं। ये हो गए हमारे पास सिम्पैथोलाइटिक्स। हमने जो है सिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स देखी। अब जो है सिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स की एक्टिविटी को समझने के लिए, उनके थेराप्यूटिक यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास कितने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो है हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की लोकेशन और उनके फंक्शंस के से।
ताकि हमें जो सिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ में आए। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं हमारी बॉडी में दो तरह के हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा को हमने कैटेगराइज किया है एज अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, जबकि बीटा जो है उनको हमने कैटेगराइज किया है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 में। बीटा 3 को हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है बीटा 2 की। हमारे पास ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं आइज़। आइज़ में हमारे पास हैं रेडियल मसल्स एंड सिलियरी मसल्स। जो रेडियल मसल्स हैं आई के, उसमें हमारे पास है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। इसकी एक्टिवेशन से हमारे पास क्या होगा कि रेडियल मसल्स को हम डायलेटर मसल्स भी कहते हैं। जब भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। सेकंड, जो सिलेरी मसल्स हैं उन पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है वो, या सिलेरी मसल्स जो हैं वो हमारे पास क्या फंक्शन प्राइमरली कर रहे हैं कि जब भी उनकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो थिक हो जाते हैं, लेंस हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो जाएगा। और जब भी हमारे पास सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है और हमारा विजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, सिलेरी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। फिर हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट में हमारे पास एसए नोड एंड एवी नोड पे बीटा 1 है और कार्डियक मसल्स पे भी हमारे पास जो रिसेप्टर है वो है बीटा 1। तो जब भी हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमारे पास कार्डियक ऑटोमेटिसिटी जो है एसए नोड जो प्रोड्यूस कर रहा था वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कार्डियक ऑटोमेटिसिटी के इंक्रीज़ होने को हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। देन हमारे पास जो एवी नोड है वो इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहा होता है या उसकी वेलोसिटी जो है डिसाइड करता है। तो जो एवी नोड है उस पे जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट जो हैं हमारे पास लेके जाते हैं हार्ट रेट को इंक्रीज़ की तरफ। जब भी हमारा जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। देन हमारे पास आती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन, जीआईटी और किडनी की तरफ जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स पे जो रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट है वो है अल्फ़ा 1। जबकि वो ब्लड वेसल्स जो स्केलेटल मसल्स की तरफ जा रही हैं उसमें हमारे पास जो रिसेप्टर है एड्रिनर्जिक वो है बीटा 2। तो अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, जबकि जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो हमारे पास जो है वेजो डायलेशन कॉज करेगा। हमारे पास जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है तो इसकी वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। वीनस रिटर्न जब इंक्रीज़ होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जबकि जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से हमारा जो टोटल ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हमारे पास जो लिवर है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन। हमारे पास जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उसमें भी हमारे पास इसी फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्केलेटल मसल्स में भी और लिवर में भी जो है हमारे पास क्या है कि स्टोरेज ऑफ जो ग्लाइकोजन है वो रुक जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा बीटा 2 की वजह से। फिर हमारे पास जो बीटा 3 रिसेप्टर है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ पर है। एडिपोज टिश्यूज़ में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स।
ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं हमारे पास रिलीज़ करवाते हैं फ्री फैटी एसिड्स को, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नीडेड है। तो जब भी हमारे पास बीटा 3 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। लिवर में हमारे पास क्या है कि स्टोरेज को इसलिए हम डिक्रीज़ करते हैं ग्लूकोज के, ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में हमारे ग्लूकोज हो और हमें एनर्जी मिल सके। फिर हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रेजेंट होता है बीटा 2 रिसेप्टर। जब भी बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमारे पास जो है ब्रोंकोडाइलेशन होती है। इट मीन्स कि हम जो है इन्हेलेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। जीआईटी में हमारे पास जो जीआईटी की वॉल्स हैं, ठीक है, उस पर हमारे पास प्रेजेंट होता है बीटा 2 रिसेप्टर, जो हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। जब भी हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास डाइजेशन या डेफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो क्योंकि हमारा जो स्फिंक्टर है उस पर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर क्या करता है, स्फिंक्टर को बंद कर देता है। और जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो हमारे पास जो जीआईटी मोटिलिटी थी उसको डिक्रीज़ कर रहा है। हमारे पास बीटा सेल्स जो लैंगरहैंस के सेल्स में होते हैं, वहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इन पे हमारे पास प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। जब भी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी या स्टिमुलेशन होगी तो इंसुलिन की जो सेक्रेशन है वो कम हो जाती है। देन हमारे पास आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास है जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स है इस पे प्रेजेंट होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स जो है ये रिलीज़ करता है रेनिन को। हमारे पास रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, और ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास रिलीज़ कराता है एल्डोस्टेरोन को, जिसकी वजह से हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो जब भी हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास रेनिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा। रेनिन के रिलीज़ की वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है ज़्यादा बनेगा और एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ भी ज़्यादा होगा एंड फाइनली वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उस पर हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स है, मीन्स वो रिलैक्स रहती हैं, और सेम स्फिंक्टर पे हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है। जो स्फिंक्टर है वो हमारे पास क्लोज हो जाता है। फिर हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो प्रोस्ट्रेट टिश्यूज़ हैं उस पर प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, जिसकी एक्टिवेशन से इजैक्यूलेशन होती है। जबकि जो यूट्रस का मायोमेट्रियम है या वॉल्स ऑफ यूट्रस है उस पर प्रेजेंट होता है बीटा 2 रिसेप्टर, जो इसकी रिलैक्सेशन कॉज करता है। मीन्स यूट्रस जो है वो रिलैक्स हो जाता है। हमारे पास कुछ जो है और भी आप कह लें कि ऑर्गन्स हैं या चीज़ें हैं आपकी बॉडी में जहाँ पर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो किसी सिस्टम में जो है सेपरेटली नहीं आ रहे, तो उनको हमने अलग से लिखा है अदर्स में, जिसमें हमारे पास है प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स। प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास क्या करता है कि जब भी इसकी एक्टिवेशन होती है तो ये फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का जो फर्दर रिलीज है उसे रोक देता है। जब भी हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी देन जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और जो है फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रुक जाता है। फिर हमारे पास हैं प्लेटलेट्स, जिन पे प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। जब भी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे प्लेटलेट्स के तो हमारे पास होती है एग्रीगेशन। लास्ट है हमारे पास हेयर्स। ये हमारे पास क्या है, हेयर्स के जो हमारे पास रूट्स हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। जब भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास होती है पाइलो इरेक्शन। तो ये हमारे पास है ओवरऑल इनके फंक्शंस और इन रिसेप्टर्स की लोकेशन।
नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पैरासिम्पैथेटिक या मस्करीनिक रिसेप्टर्स की जो है लोकेशंस और उनके फंक्शंस देखेंगे।